चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को। आज से आपका जो है फाउंडेशन बैच शुरू हुआ है, फुल लेंथ फाउंडेशन बैच ना। इस फाउंडेशन बैच में जो है हम सबसे पहले पॉलिटी का शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। इंडियन पॉलिटी का शुरुआत कर रहे हैं। कुछ बातें सबसे पहले हम बता दें कि मैं चंदन कुमार योगेंद्र, ये जो LWC आप देख रहे हैं लर्न विद चंदन, इसका फाउंडर है। आपको जो है हम मेरे द्वारा 8 पेपर आपके बैच में पढ़ाया जाएगा। ज़्यादा हम समय नहीं लेंगे इसमें जो है जानकारी देने में, बेसिक जानकारी हम सिर्फ आपको दे देते हैं। मेरे द्वारा इसमें आपको 8 पेपर पढ़ाया जाएगा, जिसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी का क्लास हम लेंगे, ठीक है। और उधर साइंस का सेगमेंट जो है, एक हमारे टीम में अच्छे टीचर हैं दुबे सर, उनके द्वारा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ाया जाता है, वो पढ़ाएंगे। क्लास जो है आपका फाउंडेशन, बेसिकली आप कोई भी पटना में अगर रहते हैं या पटना में पढ़ते हैं, अगर इंक्वायरी में जाते होंगे ऑफिस वगैरह, तो आपको बोला जाता होगा कि फाउंडेशन बैच आपको 12 से 14 महीना या 14 से 16 महीना में ख़त्म किया जाएगा। ये बातें आपको बताया जाता होगा, क्योंकि हम कोचिंग में काम किए तो हमको उस चीज़ का आइडिया है। लेकिन इसका ठीक उल्टा होता है। आपका 12 महीना में यानी 1 साल में या 1.5 साल में फाउंडेशन बैच आपको ख़त्म नहीं करेगा। समय का जो है कोई अनलिमिटेड, मतलब वो लिमिट ही नहीं बता पाता है, और आपका फाउंडेशन बैच खींचते खींचते 2 साल 3 साल 2.5 साल ऐसे लगाता है। लेकिन तब तक आप खुद बोर हो जाइएगा, और बोर होने के साथ जो है उस क्लास को आप छोड़ दीजिएगा, क्लास को छोड़ दीजिएगा। उनको क्या मतलब है, आप पैसा गए स्टार्टिंग में, आप देख लिए 12 महीना में भाई मेरा फाउंडेशन क्लियर हो रहा है, आप पैसा दिए एडमिशन ले लिए। एडमिशन लेने के बाद आप जब पढ़िएगा लंबा समय तक, जब देख रहे हैं कि अभी 1 साल में तो मेरा 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट ही खत्म हुआ है और तो 6-7 बचा हुआ है, तो उस बीच में आप खुद बोर होकर के छोड़ देते हैं। फिर वही टीचर, वही कोचिंग, वही इंस्टीट्यूट टारगेट बैच नाम करके सीरीज लाएगा, फिर उसमें जाकर के आप पार्टिसिपेट कर जाइएगा, वहाँ भी पैसा दीजिएगा। लेकिन पढ़ाया जाता है दोनों में सेम ही। सेम ही क्यों नहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि सिलेबस ही वही है। सिलेबस अलग रहे तब तो हम कुछ अलग पढ़ाएंगे आपको। तो फाउंडेशन और टारगेट में देखा जाए पटना में कोई डिफरेंसेज नहीं रहता है, और बोलेगा कि 0 लेवल से ये वो NCERT कवर करवाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। इंक्वायरी में जितना आपको फेंकता है उतना वो नहीं करवाता है। हमको अच्छा से इस चीज़ का एक्सपीरियंस है। आपको हम जो इस बैच में पढ़ाएंगे, इस बैच में पॉलिटी की शुरुआत करेंगे, और हम अपने पॉलिटी का जो क्लास है, ये भारतीय राज्य व्यवस्था देख रहे हैं, फुल एक्यूरेसी के साथ हमारे द्वारा नोट्स लिखा गया है। इस नोट्स के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। हम समझाएंगे आपको, हम आपको बताएंगे। जो शब्द आप नहीं समझिएगा उस शब्द पे हम चर्चा करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे क्या होगा, और वहाँ पे जो चीज़ होगा वो कैसे हुआ। कभी क्लास आप किए हैं? कभी क्लास नहीं किए। पटना कब आए हैं? 6-7 महीना। कहाँ घर हुआ? जिला मधेपुरा, मिथिलांचल है ना। ठीक है। तो इसमें जो है हम अपने नोट्स से आपको बताएंगे। ये नोट्स आपको मार्केट में भी मिल जाएगा। और इस बैच में आप देखिएगा, अगर आप कर रहे हैं तो आपका पूरा बेसिक इतना बढ़िया से क्लियर हो जाएगा, इतना जीरो से आप समझ जाइएगा ना। जो भी आप पॉलिटी अगर हम पढ़ा रहे हैं ना, पॉलिटी का आप क्वेश्चन देखिएगा तो आपसे आराम से इजीली बन जाएगा। उसमें कोई तरह का कहीं से कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और आप तो ऑफलाइन आए, मेरा बेसिकली सारा कुछ ऑनलाइन चलता है मेरे पास। क्या कहता है, ऑफलाइन हम कोचिंग चलाते नहीं है। चलाने के लिए तो हम भीड़ लगा लेंगे, लेकिन हम नहीं बुलाते हैं। ये सब गिने चुने विद्यार्थी हैं, इनका भाई हमसे संपर्क किया तब इनको बुलाया, जैसे आप कॉल हमको किए, ठीक है। और इसी संदर्भ में हम पॉलिटी का शुरुआत करेंगे। इसका जो ड्यूरेशन हमारे बैच का रहेगा, समय सब बताता है, हम भी अपना समय बता देते हैं। हमारे बैच का जो ड्यूरेशन रहेगा, लगभग आप इसका मान करके चलिए 10 मंथ। 10 महीना में जो है हम आपका पूरा सब्जेक्ट को हम खत्म करेंगे। 10 महीना में हम पूरा सब्जेक्ट को फाउंडेशन बैच में खत्म करेंगे। और जिस जिस बैच में, चाहे हम दरोगा का बैच लाए या बिहार पुलिस का बैच लाए या मद्य निषेध का कोई भी बैच लाएंगे, और जब हम उसमें कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री या शुरुआत की है किसी में, या एंशिएंट हिस्ट्री शुरुआत की है, या ज्योग्राफी या फिजिक्स या केमिस्ट्री किसी भी बैच में स्टार्ट करेंगे, आप हमारे पास ऑफलाइन पढ़ने के लिए आए, हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप वहां से मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ लीजिए। आपका सिलेबस थोड़ा सा जल्दी खत्म हो जाएगा। ये चीज हम करेंगे। और लगभग पटना में सबसे कम समय में जो है हम आपको पढ़ाएंगे।
10 महीना आपको लगता है कि थोड़ा सा ज्यादा, लेकिन फाउंडेशन के नजरिए से, मेरे नजर से ये कम है। पढ़ाएंगे 10 महीना में, बीच बीच में जो है जब आपका कुछ सिलेबस आगे खिंचाएगा तो इसमें आपका टेस्ट भी होगा, इसमें आपको जो है टेस्ट भी हम करवाएंगे। मतलब आप क्या पढ़ रहे हैं, आपका रिवीजन कैसा है, कितना मजबूत है नहीं है, उस चीज को लेकर के हम कभी 50 नंबर का टेस्ट, 100 नंबर का टेस्ट जो है आपके बैच में लेंगे, फाउंडेशन बैच में लेंगे, ठीक है। और टेस्ट के साथ साथ बात करें तो एक किताब आता है लूसेंट का, किसका, ल्यूसेंट का। ल्यूसेंट का 2 किताब आता है, एक उसका ऑब्जेक्टिव आता है, एक उसका आप देखिएगा तो एक किताब आपका उसका ऑब्जेक्टिव आता है और एक उसका किताब सब्जेक्टिव आता है, एक उसका किताब सब्जेक्टिव आता है। तो इस बैच में हम आपको जो है लूसेंट का जब हम थ्योरी पढ़ा देंगे तो सब्जेक्टिव तो मेरा ऐसे ही क्लियर हो जाएगा, बच गया ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का पूरा क्वेश्चन आपको इस बैच में जो है मेरे द्वारा करवा दिया जाएगा, पूरा क्वेश्चन हम इसमें करवा देंगे। तो अभी सिंगल सब्जेक्ट हम पॉलिटी को लेकर के चलते हैं, देर नहीं करेंगे, शुरुआत ही सिर्फ करते हैं। क्या जानिएगा, हम चंदन हैं, हम पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, अभी पॉलिटी समझ में आएगा तो आप मेरे बैच को ऑनलाइन वाले जो भी देख रहे हैं वो परचेज कीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो आप किसी और संस्था का क्लास कर सकते हैं, आपको भी समझ में आएगा तो आप हमारे पास ऑफलाइन आइए, नहीं समझ में आएगा तो कहीं और कीजिए, इसमें क्या है, कुछ तो है नहीं, कुछ नहीं है। तो 7 दिन का आपके इस बैच में डेमो है, अभी से 7 दिन, मतलब आज सोमवार है, अगला सोमवार से आपके बैच में जो है लॉक लग जाएगा, अगला सोमवार से आपके बैच में लॉक लग जाएगा। तो अभी 7 दिन आप डेमो कीजिए, आप समझिए, देखते हैं। पॉलिटी हम शुरुआत कौन सा करने जा रहे हैं, पॉलिटी। पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, भारतीय राज व्यवस्था। राज व्यवस्था क्या होता है, ये सब चीज को हम समझेंगे। देखिए, समझिएगा हमारी बातों को। इस देश में प्रधानमंत्री होता है, इस देश में राष्ट्रपति होता है, ठीक है। आपसे एक क्वेश्चन करते हैं कि प्रधानमंत्री जैसे मोदी जी अभी वर्तमान में है, ये बोले कि अब जो है हमारे देश में चुनाव नहीं होगा। क्या नहीं होगा, चुनाव नहीं होगा, ये कौन बोला है, प्रधानमंत्री। क्या ये संभव है, नहीं संभव है, प्रधानमंत्री सब कुछ नहीं होता है, ठीक, बहुत अच्छा आप बोले नहीं। इसके बाद आ जाए हम राष्ट्रपति पर, किस पर, राष्ट्रपति पर। राष्ट्रपति जो बोला है कि इस देश में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मंत्री परिषद, बेसिकली ये शब्द जानते हैं ना, मंत्री परिषद, राज्यपाल, ये सब राज्यपाल जानते हैं ना, मुख्यमंत्री जानते हैं ना, प्रधानमंत्री जानते हैं ना। राष्ट्रपति बोला है कि इस देश में प्रधानमंत्री नहीं होगा। क्या ये संभव है, क्या ये संभव है, नहीं, कभी संभव नहीं है। अब प्रधानमंत्री बोला है कि इस देश में चुनाव नहीं होगा, ये भी संभव नहीं है। राष्ट्रपति बोला इस देश में प्रधानमंत्री नहीं होगा, ये भी संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बोला है जबकि वो हमारा नेतृत्व करता है, लेकिन ये संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है, ये इसलिए संभव नहीं है क्योंकि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से भी बड़ा कोई है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से बड़ा कोई है जो इसको गाइड करता है। तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से बड़ा कौन है, बताइए तो आप लोग, संविधान। बहुत अच्छा, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से बड़ा कौन है, संविधान। और संविधान के साथ साथ आम जनता, आम जनता, हम लोग उससे बड़ा है। क्योंकि ये जो प्रधानमंत्री होता है राष्ट्रपति होता है, तो राष्ट्रपति का नियुक्ति या राष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधी बात जो हम लोग पढ़ते हैं, किसमें पढ़ते हैं, संविधान में पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं, संविधान। हमारा जो प्रधानमंत्री होता है उसके लिए जो सांसद सदस्य चुना जाता है उसको वोट कौन करता है, हम लोग करते हैं, आम जनता करता है। तो हमसे भी बड़ा प्रधानमंत्री हुआ, नहीं ना हुआ। संविधान से भी बड़ा राष्ट्रपति हुआ, नहीं ना हुआ। वही है आपका पॉलिटी। इसमें जो हम लोग पढ़ते हैं संविधान के बारे में, किसके बारे में, संविधान के बारे में। राज व्यवस्था एक शब्द है, राज व्यवस्था, आगे हम लोग देखेंगे राज व्यवस्था क्या होता है। राज व्यवस्था में बेसिकली जो है देखा जाता है आम जनता, हम लोग का क्या अधिकार होता है, हम लोग का क्या अधिकार होता है। पॉलिटी में हम अपने अधिकार को पढ़ते हैं, आपका क्या राइट होगा, आपका क्या अधिकार होगा। जब आप अपने अधिकार को जान जाइएगा ना, तब आप पुलिस से, प्रशासन से कानूनी रूप से सवाल जवाब कर सकते हैं।
इस चीज को हम पढ़ते हैं किस में? भारतीय राज व्यवस्था में। मतलब आप अपने अधिकार को पढ़ते हैं, आप अपने अधिकार को इसमें पढ़ते हैं। यही है आपका भारतीय राज व्यवस्था और कुछ नहीं है। अब इसमें हमारा अधिकार क्या क्या होगा, क्या क्या अधिकार नहीं होगा। प्रधानमंत्री बोला है कि चुनाव खत्म होगा, चुनाव खत्म होगा कि नहीं होगा। राष्ट्रपति बोला प्रधानमंत्री नहीं होगा। ये सब को हम जानेंगे अंतिम रूप से कब? जब पूरा पॉलिटी को पढ़ लेंगे तब, जब पूरा पॉलिटी को पढ़ लेंगे तब। अब ये जो भारतीय राज व्यवस्था है, ये जो संविधान है, ये तो आपका डायरेक्ट तो नहीं बन गया होगा संविधान। भारत में जो संविधान बना है ये तो डायरेक्ट नहीं बन गया होगा। हम लोग मोटा तौर पर अगर जानते हैं, आप अगर बेसिक से भी अगर आपसे एक सवाल किया जाए, अगर पूछा जाए, तो आप लोग जानते हैं कि भारत जो है ब्रिटिशों का गुलाम रहा है लंबे समय तक, कम समय तक नहीं, लंबे समय तक जो है भारत ब्रिटिशों का गुलाम रहा है। और भारत जो आजाद हुआ था 1947 में आजाद हुआ था। तो हम लोग का जो प्रावधान या संविधान जो शुरुआत होगा, जो भारत की जनता बनाएगा, ये तो 1947 से ही शुरू होगा, क्योंकि जब से आजाद हुआ तब से ही शुरू होगा। उसी संदर्भ में हम अब आगे चलेंगे नोट्स में, हमारा नोट्स में क्या क्या कहता है, और आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों को बता देते हैं। अगर आप जीरो से इस चीज को समझ गए, आप दरोगा का एग्जाम देते हैं, आप बिहार पुलिस का एग्जाम देते हैं, आप मद्य निषेध का एग्जाम देते हैं, आप रेलवे का एग्जाम देते हैं, एनटीपीसी का, ग्रुप डी का, बीपीएससी पीटी, कुछ भी आप एग्जाम देते हैं जो आपका एक दिवसीय है, जिसमें पॉलिटी या जीएस पूछा जाता है। जीएस मतलब क्या? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। जनरल जो आपका साइंस जिसको बोलते हैं वो सामान्य विज्ञान हो गया, या जीएस जनरल स्टडीज, सामान्य अध्ययन उसको भी कहते हैं। सामान्य अध्ययन में आपका ये सारा सब्जेक्ट आ जाता है। तो आप अगर इसको पढ़ लेते तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आपको दोबारा कोई भी बैच करने का जरूरी नहीं पड़ेगा। अगर अच्छा से टीचर इस चीज को मार्केट में बोल देना, अच्छा से अगर वो पढ़ा दे, कम समय में ड्यूरेशन लेकर के 8 से 10 महीना में अगर पढ़ा दे, और टीचर ये बात अच्छा से समझा करके बोल दे कि बाबू तुम कोई और बैच नहीं करना, तुम इसको ध्यान से कर लो, तो विद्यार्थी कॉन्सेंट्रेट होकर के वही करेगा। लेकिन टीचर आपको वहां तक पहुंचने ही नहीं देगा। अगर आपको वो हकीकत से रूबरू करवा देगा तो उसका बिजनेस नहीं चलेगा, आप उसका बैच को नहीं खरीदिएगा। आप उसके बैच को खरीदिएगा फिर? अगर जो बोल देगा तुम मेरा जो है फाउंडेशन को ही केवल करो, इससे तुम सब कुछ कर सकते हो, तो क्या वो दरोगा का बैच बेच पाएगा? बिहार पुलिस का बैच बेच पाएगा? नहीं, ऐसा वो नहीं करेगा। अगर इस बैच को वो 8 महीना में अगर खत्म कर दे, तो क्या विद्यार्थी को जो अंतिम जो 6 से 8 महीना के लिए बैच आता है बिहार पुलिस का, वो करने का जरूरत पड़ेगा? कभी नहीं पड़ेगा। लेकिन इसी में आपको घींच करके ले जाएगा 3 साल, इसी में आपको 3 साल ले जाएगा, और 8 महीना में आपका एक सब्जेक्ट खत्म होगा। तो आप तो सोचिएगा ना कि मेरा एग्जाम कैसे निकलेगा। जब तक 7-8 को सब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे तो एग्जाम एगो पॉलिटी से निकलेगा? नहीं निकलेगा। और जब 8 महीना में आपको एक खत्म किया, और यहाँ 8 महीना में टारगेट बैच में क्या करता है, टोटल सब्जेक्ट को खत्म करता है, तो आप यहाँ से यहाँ भागवे कीजिएगा, यहाँ भी एडमिशन लीजिएगा, जब ये बैच आएगा यहाँ भी भागिएगा। लेकिन यही बैच को कम समय में अगर अच्छा से पढ़ा दिया जाए तो विद्यार्थी को पैसा फंसाने का जरूरत पड़ेगा? कभी नहीं पड़े। लेकिन ऐसा आपके साथ पटना में कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, दिमाग बैठा लीजिए। और हम आपको बोल रहे हैं कि जब भी हम कोई भी बैच, टारगेट बैच, कोई भी बैच में अगर कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, तो हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि बाबू आप उसमें जाकर के क्लास कीजिए, आपका सिलेबस अच्छा से समटाएगा। क्योंकि कम संख्या में हमारे पास ऑफलाइन छात्र रहता है, हम ज़्यादा को बुलाते नहीं हैं, तो हम अपने अकॉर्डिंग रूल रेगुलेशन बनाते हैं। ठीक है ना, क्लियर है? तो अब चलिए पॉलिटी में, पॉलिटी को देखते हैं। सबसे पहले पॉलिटी की जो शुरुआत होती है कहाँ से, और पॉलिटी में हम क्या पढ़ते हैं? तो पॉलिटी में हम अपना अधिकार पढ़ते हैं। पॉलिटी में क्या पढ़ते हैं? हम अपना अधिकार पढ़ते हैं। यहाँ है आपका राज व्यवस्था एक परिचय। क्या है? राज व्यवस्था। राज व्यवस्था का एक परिचय, जो आपका राज व्यवस्था होता है, इंडियन जो पॉलिटी है, पॉलिटी उसका परिचय, इंट्रोडक्शन हम इसमें देखेंगे क्या होता है। तो देखिएगा यहाँ पर जो परिचय के संदर्भ में सबसे पहले यहाँ पर जो हेडलाइन बनाया है वो बोला है राज्य का तत्व। किसका तत्व? राज्य का तत्व। राज्य का तत्व। पहले तो यहाँ स्टेट राज्य हो गया, राज्य का तत्व हो गया, और इसके बाद राज्य के तत्व के साथ साथ क्या दिखा है? राजनीतिक व्यवस्था,
पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम। और इसकी आवश्यकता, मतलब ये सब की आवश्यकता क्यों पड़ती है? अब एक शब्द आया है हमको, क्या? राज। क्या शब्द आया है? राज। आप लोग ऐसे अगर नॉर्मल स्टूडेंट हैं, नॉर्मल अगर जानकारी आपके पास है, तो राज्य के संदर्भ में आप लोग केवल यही समझ पा रहे होंगे, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बंगाल, पंजाब, कर्नाटक, यही सब समझते हैं ना राज्य के संदर्भ में। भारत में 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन जब भी पॉलिटी का बात आएगा, जब भी आप पॉलिटी को पढ़िएगा, तो राज्य के संदर्भ में ये जो राज्य लिखा हुआ है, इस राज्य के संदर्भ में कभी भी आप बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के बारे में नहीं सोचिएगा। मतलब इस राज्य का मतलब आपका वो राज्य नहीं होता है, वो राज्य नहीं होता है। राज्य का मतलब जो पॉलिटी में बताया गया है, इसका मतलब बताया गया है कोई भी एक संगठन, कोई भी एक संस्था, कोई भी एक संस्था, कोई भी एक देश। आप राज्य के संदर्भ में जो यहां पर शब्द यूज होगा ना, राज्य के संदर्भ में यहां पर शब्द यूज होगा भारत के बारे में। किसके बारे में? भारत के बारे में। पॉलिटी में जो राज्य का इस शब्द का प्रयोग होता है, किसके बारे में? भारत के बारे में राज्य शब्द का प्रयोग होता है, राज्य शब्द का प्रयोग होता है। और ध्यान रखिएगा, यहां राज्य का मतलब बिहार, झारखंड, यूपी नहीं, यूपी नहीं। राज्य का मतलब क्या? भारत। राज्य का मतलब भारत। अब लिखा गया है अगला लाइन की राज्य का प्रमुख तत्व होते हैं। क्या लिखा है? राज्य का प्रमुख तत्व। अब ये जो भारत है, ये जो हमारा देश भारत है, हम भारत को राज्य कहते हैं, पॉलिटी में राज्य कहते हैं। लेकिन क्यों कहते हैं? लेकिन क्यों कहते हैं? एग्जाम्पल, आप एक छात्र हैं, आप एक छात्र हैं। छात्र को केवल हम इमेजिन कर सकते हैं ना, छात्र को केवल इमेजिन कर सकते हैं। छात्र एक शब्द है, उसको हम इमेजिन कर सकते हैं। आपको हम छात्र क्यों कहें? अगर आप छात्र हैं तो हम आपको छात्र क्यों कहें? तो हम आपको छात्र इस आधार पर कह सकते हैं क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई के साथ साथ आपका जो लक्ष्य है वो है नौकरी पाना, या पढ़ाई के साथ साथ आपका लक्ष्य है ज्ञान को अर्जन करना, ज्ञान को आप गेन करें, मतलब नॉलेज को आप गेन करें। एकमात्र उसका लक्ष्य सरकारी नौकरी ही नहीं होगा, उसका लक्ष्य आपका ये भी हो सकता है कि आप नॉलेज ले रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं ताकि हमको जानकारी रहे, और जब हमको जानकारी रहेगा तो हम दूसरे जगह जाकर के एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। ये छात्र का लक्ष्य हुआ ना। तो हम आपको छात्र किस आधार पर कह रहे हैं? क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, आपके पास किताब है, आपके पास कॉपी है, आप अपने जिला मधेपुरा को छोड़ करके पटना आए हैं, पटना आए यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ये आपको जो है किस लक्षण को दर्शाता है? छात्र लक्षण को दर्शाता है। उसी तरह जब ये भारत है तो हम भारत को एक राज्य कह रहे हैं। राज्य क्यों कह रहे हैं? राज्य होने के लिए कुछ ना कुछ तत्व, कुछ ना कुछ एलिमेंट का तो जरूरी होगा ना। भारत को हम राज्य कह रहे हैं, इस चीज को इमेजिन कीजिए कि भारत एक राज्य है या भारत एक देश है। इसको हम देश क्यों कहते हैं? यहाँ पर कुछ चीज उपस्थित होगा तब इसको हम देश कहेंगे। अब वही कुछ चीज ये केवल भारत के संदर्भ में ही नहीं, ये केवल भारत के संदर्भ में ही नहीं, राज्य के अंतर्गत जो जो तत्व आएगा और वो तत्व जिस जिस चीज में विद्यमान रहेगा उसको हम राज्य कहेंगे, राज्य कहेंगे। जैसे राज्य होने के लिए थोड़ा सा स्क्रॉल करके हल्का ऊपर जाइएगा, थोड़ा सा ऊपर करके स्क्रॉल गए तो राज्य होने के लिए जो पहला तत्व चाहिए, मतलब राज्य हम उस चीज को कह सकते हैं जहां पर सबसे पहले क्या हो? जनसंख्या हो। क्या हो? जनसंख्या हो। एग्जाम्पल यहां पर लीजिए, अब क्या? भारत, यहां पर ले लीजिए भारत। भारत को हम क्या बोले हैं? राज्य। भारत को क्या बोले हैं? राज्य। अब देखिए यहां पर बोला है कि राज्य कहने के लिए, राज्य कहने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? जनसंख्या, अर्थात पॉपुलेशन, पॉपुलेशन। तो क्या भारत में जनसंख्या है? है। भारत में जनसंख्या है, तो पहला जनसंख्या है। अब जनसंख्या बोलेंगे कैसे है? तो हम लोग, आप लोग, मेरे मम्मी पापा, दादा दादी कौन सी थे? कौन सी है? जनसंख्या ने। और जो आपका देखते हैं और जगह जो राज्य है,
या और जगह जो भी आपका आदमी व्यक्ति आपका रिलेशन में रहता है, नाना नानी, दादा दादी, मामा मामी, जो भी है, भगना भगनी, भतीजा भतीजी, ये सब जनसंख्या है ना, हो जनसंख्या है ना। ऐसे नहीं समझिएगा। तो कहता है मोदी जी जब भाषण देते तो वो बोलते हैं ना 140 करोड़ देशवासी को, तो 140 करोड़ जो देशवासी है वो क्या है? जनसंख्या है। तो पहला एलिमेंट राज्य होने के लिए क्या चाहिए? जनसंख्या। भारत में है भारत में है। क्लियर। उसके बाद दूसरा कहता है कि भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए। क्या? भौगोलिक क्षेत्र, यानी ज्योग्राफिकल एरिया या टेरिटरी जिसको बोलते हैं। अब भौगोलिक क्षेत्र क्या हुआ? तो क्षेत्र मतलब हुआ एरिया। अब भारत में जो जनसंख्या रह रहा है, हम जो रह रहे हैं, ये बिहार में रह रहे हैं, यहाँ पर क्षेत्र है तब न रह रहे हैं। आप जो पढ़ते हैं कन्याकुमारी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, इधर जो आप जो ये सब पूरा पढ़ते हैं, ई कोना से, ये मान लीजिए ये आपका जो भारत है, कन्याकुमारी, ये जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी, इधर आपका अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक, ये जो आप ये पूरा एरिया को पढ़ते हैं, ये भारत का क्या है? भौगोलिक क्षेत्र है, जगह है, हो जगह है। तो ये भी आपका भारत में है, भारत में क्षेत्र है ये बिल्कुल, ये पूरा भारत है। तो दूसरा एलिमेंट भी है। इसके बाद तीसरा, राज्य होने के लिए क्या चाहिए? सरकार। तीसरा होने के लिए क्या चाहिए? सरकार, गवर्नमेंट। क्या भारत में सरकार है? बिल्कुल है। भारत को जो नियंत्रित कर रहा है, भारत में जो कानून बन रहा है, प्रधानमंत्री है, संसद, भारत में आप देख रहे हैं संसद है, संसद तो पूरा सरकार ही है, पूरा का पूरा तो सरकार ही है जो भारत को चला रहा है। तो यहां पर क्या भारत में सरकार है। तो ये तीनों आधार पर आप लोग अभी तक देख रहे होंगे ना कि हम भारत को राज्य कह सकते हैं, भारत को राज्य कह सकते हैं। इसके अलावा तीसरा शब्द आया संप्रभुता। तीनों तो समझ गए, इजी है, जनसंख्या, पॉपुलेशन, भौगोलिक क्षेत्र, एरिया होना चाहिए, सरकार, जो संसद जो आपका है, सदन जो है जिसमें लोकसभा राज्यसभा आगे पढ़ाएंगे हम आपको, वो आपका जो है सरकार है, ये भी हम समझ गए तीन चीज। लेकिन चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, संप्रभुता। इस चीज को आप लोग समझिएगा, संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब क्या हुआ? संप्रभु मतलब होता है अपने स्वयं के प्रति, संप्रभु मतलब होता है अपने स्वयं के प्रति फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हो, अपने स्वयं के प्रति फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हो। नोट्स ले लीजिएगा, नहीं लिखने का जरूरी पड़ेगा, समझ जाइएगा ना। भाषा मेरा समझिए, हम बहुत देसी लैंग्वेज में पढ़ाएंगे। मेरा भी घर बेगूसराय हुआ है रे, कहाँ जाए छी, की करे छी, है भाषा है, उसमें भी हम आपको समझाएंगे। यही ना छी छा वाला भाषा है ना आपका भी, वही भाषा में समझाएंगे। संप्रभु मतलब हुआ कि वैसा कोई भी मामला जिस पर आप न तो बाहरी किसी के दबाव में है, न आंतरिक किसी के दबाव में है, आप फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं। यानी कि भारत जिसको हम राज्य कह रहे हैं, भारत अगर जो फैसला कोई भी लेगा उस पर ना किसी बाहरी देश का दबाव रहेगा, ना ही आंतरिक किसी स्टेट का दबाव रहेगा। भारत का जो सरकार, ये जो सरकार है, कोई भी फैसला लेने में स्वतंत्र होगा, उसे ही हम क्या कहते हैं? संप्रभु कहते हैं। क्या कहते हैं? संप्रभु। मतलब फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हो। तो अब आप हमको बताइए, भारत का जो वर्तमान सरकार है, भारत का जो वर्तमान सरकार है, क्या फैसला लेने में वो स्वतंत्र है? स्वतंत्र है। भारत पर, अच्छा भारत पर क्या चीन का दबाव है, अमेरिका का दबाव है, पाकिस्तान का दबाव है? नहीं। भारत का जो अब संसद है, आंतरिक का जब हम बात किए, तो क्या उस पर बिहार का दबाव है, उत्तर प्रदेश का दबाव है? नहीं ना। बंगाल का दबाव है? नहीं ना। ये तो स्वतंत्र है, फैसला ले रहा है ना। तो ये चार एलिमेंट जो आप देखें, ये चार तत्व जो पढ़े हैं, ये जिस जिस चीज में होगा, जिस जिस संगठन में होगा, उसको हम क्या कहेंगे? राज्य कहेंगे। अब ये राज्य में केवल भारत ही नहीं आएगा, राज्य के अंतर्गत कोई भी संगठन आ सकता है। एग्जाम्पल मेरा एलडब्ल्यूसी प्राइवेट लिमिटेड है, लर्नित चंदन प्राइवेट लिमिटेड है। मेरे पास जनसंख्या, आप हमारे छात्र हैं, एप्लीकेशन पर छात्र पढ़ रहा है, ये मेरा जनसंख्या है,
हो गया पहला एलिमेंट। भौगोलिक क्षेत्र, आप यहाँ पर बैठ करके पढ़ रहे हैं, आप यहाँ पर बैठ करके पढ़ रहे हैं मेरा जमीन है। अब भारत के नजर से नहीं देखेंगे, हम अपने नजर से देखें। मेरा जमीन है, यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं, या मेरा जो एप्लीकेशन है, मेरे एप्लीकेशन पर स्टोरेज जो है, स्टोरेज मतलब मोबाइल में होता है ना, इतना जीबी का है, इतना जीबी का है। जो आप एप्लीकेशन पर क्लास करते हैं, ये लाइव चलकर रिकॉर्डेड बन जाता है, वो मेरे लिए क्या हुआ, क्षेत्र हुआ, मेरे लिए क्षेत्र हुआ, स्टोरेज हुआ, स्टोरेज। दूसरा चीज भी मेरे पास है, सरकार इस एप्लीकेशन का मालिक कौन है, हम हैं, तो हम इसको चला रहे, तो हम इसका सरकार हुए, हम इसका सरकार हुए। तीसरा चीज हुआ संप्रभु, क्या हम अपने एप्लीकेशन का फैसला लेने के लिए दूसरा कोचिंग वाला के पास जाते हैं पूछने के लिए? क्या कोई दूसरा कोचिंग वाला हमको आकर के सलाह देता है? नहीं ना। इसका फैसला कौन करता है? हम करते हैं, हम संप्रभु हैं, हम फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं। तो चार चीज मेरे पास भी है, तो LWC अपने आप में राज्य है, राज्य है ना, बिल्कुल राज्य है। इसी तरह कोई भी संगठन आप ले लीजिएगा, आपके गांव में, आपके पंचायत में, आपके राज्य में, आपके देश में या अन्य देश में, जहां जहां ये चार चीज विद्यमान रहेगा, जनसंख्या हो, उसका क्षेत्र हो, सरकार हो, और वो फैसला लेने में स्वतंत्र हो, फैसला लेने में स्वतंत्र हो, वो अपने आप में क्या है, राज्य। ये हुआ आपका राज्य का मतलब। राज्य का मतलब अब आपसे कोई पूछेगा तो बिहार, झारखंड, यूपी के बारे में बोलिएगा नहीं। राज्य के बारे में अगर आपको कोई पूछेगा राज्य क्या होता है, तो सीधे बोलिएगा जिसके पास जनसंख्या हो, जिसके पास क्षेत्र हो, जिसके पास सरकार हो, जिसके पास फैसला लेने के लिए वो स्वतंत्र हो, वो अपने आप में राज्य है, चाहे कोई भी आए, कोई भी हो। क्लियर है यहाँ तक डाउट? समझे? डाउट भी रहा? इतना अच्छा से नहीं समझाएगा आपको पटना में, हम जानते हैं। कमेंट कर रहे हैं आप लोग, एक बार नीचे कर देते हैं कमेंट, ताकि हम आपका कमेंट देखें। सर नोट्स में ऊपर नीचे हो गया, अरे कोई बात नहीं है, हम यहाँ पर आपको समझा देंगे। नोट्स में ऊपर नीचे हुआ हम आपको समझा देंगे, आप आराम से समझिए, ठीक है। तो ये आपका था राज्य, ठीक है। अब आगे चलिए, आप ऊपर में पढ़े थे राज्य, राज्य, राज्य का तत्व क्या होगा। उसके बाद एक टॉपिक था आपका राजनीतिक संस्था की आवश्यकता क्यों पड़ती है, अर्थात अब देखिएगा, भारत एक राज्य है, भारत एक राज्य है, देख लिए जनसंख्या है, सरकार है, सरकार तो कुछ ना कुछ राजनीति से जुड़ा हुआ है। अब वो जो राजनीतिक संस्था, सरकार जो राजनीतिक संस्था है, अब भारत है तो इसको चलाने के लिए तो कुछ ना कुछ संस्था होना चाहिए ना, कोई ना, भारत एक राज्य है, इसको चलाने के लिए तो कोई ना कोई होना चाहिए, तो वो सरकार है। अब वो जो सरकार चला रहा है वो किसी ना किसी संस्था से जुड़ा होगा, जिसको हम लोग पार्टी आम भाषा में बोलते हैं। जब पार्टी जीतता है तो वो कुछ ना कुछ अपना सदन ग्रहण करता है, उसको आगे पढ़ेंगे। वही जो राजनीतिक संस्था होता है, वो राजनीतिक संस्था क्यों होता है, सरकार जो है, हम लोग का सरकार संसद है ना हो, ये सरकार क्यों है, संसद क्यों है, इसका जरूरी तो होगा, क्यों है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। अभी तक संविधान नहीं बना है, संविधान कैसे बनेगा उसको हम आगे बताएंगे, इंट्रोडक्शन चल रहा है। तो सरकार क्यों होना जरूरी है, या राजनीतिक संस्था क्यों होना जरूरी है, तो सबसे पहला देखिएगा, सबसे पहला व्यवस्था बनाए रखने हेतु, अर्थात जब सरकार नहीं रहेगा तो क्या सही व्यवस्था चल सकता है। अब व्यवस्था के अंतर्गत पहले देख लीजिएगा क्या, तो व्यवस्था के अंतर्गत है कानून, क्या है, कानून, इसके बाद है नियम, इसके बाद है अनुशासन। के बिना जो है समाज अराजक हो जाएगा। अब इस लाइन का मतलब समझिए, हमारा देश एक राज्य है, उसमें सरकार है, सरकार है, वो एक संस्था है, संस्था है। अब जो राजनीतिक संस्था बना, ये क्यों बनाया गया, इसलिए बनाया गया क्योंकि 140 करोड़ की जो भारत की जनसंख्या है, उसको चलाने के लिए वो नियम कानून का निर्माण करे, नियम कानून का निर्माण करे, ताकि कोई लोग जो है गलत चीज, मतलब अब देखिए, नियम कानून का निर्माण नहीं करेगा तो कट्टा ले लेगा, दारू पिएगा, अराजकता फैलाएगा, उसको मार देगा, उसको मारपीट कर देगा। तो यही सब को नियंत्रित करने के लिए ना राजनीतिक संस्था कानून बनाता है, नियम बनाता है। और यही सब जब कानून बनता है, नियम बनता है, तब ना अनुशासन हम लोग में आता है। कानून नियम बनेगा तब ना अनुशासन आएगा। और ये सब इसलिए बनाया जाता है ताकि समाज में अभद्रता ना फैले, अराजकता ना फैले, इसलिए कानून का निर्माण किया जाता है।
दूसरा दूसरा राजनीतिक संस्था की आवश्यकता क्यों पड़ता है, तो दूसरा इसका पहलू, दूसरा हम पॉइंट कह सकते हैं कि इसका जरूरी, इसका नीड, इसका नेसेसरी इसलिए है ताकि नीति और निर्णय लेने में हमें जो है आसानी हो। अब नीति क्या होता है, निर्णय क्या होता है, एक शब्द है नीति, एक शब्द है निर्णय। नीति और निर्णय का बात कीजिएगा तो राजनीतिक संस्था जो है निर्णय लेने, राजनीतिक कोई भी राजनीतिक संस्था में आप लोग बहुत संस्था को आगे पढ़िएगा, उसमें कोई भी संस्था वो निर्णय लेने, बजट बनाने, योजना लागू करने आदि कार्य के लिए जरूरी होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब राजनीतिक संस्था आएगा तो वो आपके लिए नीति बनाएगा। मतलब देखते हैं ना, आज महिला को 10-10 हजार रुपया मिला है रोजगार करने के लिए, नीतीश कुमार जी के द्वारा जो है दिया गया है। क्यों दिया गया, वो नीति बनाया, वो कानून बनाया है, इसलिए बनाया ताकि महिला लोग रोजगार करे। ये नीति कौन बनाया है, राजनीतिक संस्था बनाया है, राजनीतिक संस्था का इसीलिए जरूरी होता है कि वो नीति बनाए। नीति के साथ साथ बजट बनाना, मतलब हमारे राज्य भारत, हम राज्य के संदर्भ में भारत, या आप कोई भी राज्य के संदर्भ में बिहार भी ले सकते हैं, क्योंकि बिहार के पास भी जनसंख्या है, सरकार है, सब कुछ है। बिहार के बारे में जो अब बजट बनाएगा, बजट मतलब वो बोले तो यहाँ पर कहाँ पे खर्च कितना होगा, सेना में खर्च कितना होगा, पुलिस में खर्च कितना होगा, या कॉलेज यूनिवर्सिटी में खर्च कितना होगा, शिक्षा में कितना खर्च होगा, हॉस्पिटल अस्पताल में कितना खर्च होगा, यही सब बजट के अंतर्गत आ जाता है। ये बजट बनाने के लिए किसका जरूरी होता है, ये सब बनाने के लिए किसका जरूरी होता है, राजनीतिक संस्था। हो गया राजनीतिक संस्था। इसके बाद योजना, कोई भी योजना, नया योजना आता है, जैसे सोलर प्लेट आप अपने घर पर लगवाइए उसका पैसा मिलेगा, या मत्स्य पालन कीजिए उसके लिए आपको पैसा मिलेगा। ये सब का जो योजना बनाता है, कौन बनाता है, राजनीतिक संस्था। अब राजनीतिक संस्था नहीं रहेगा तो क्या योजना बनेगा। आज जो तेजस्वी यादव जो ये घोषणा की है कि हम प्रत्येक घर में एक सरकारी नौकरी देंगे प्रत्येक घर में, अब क्या है नहीं है उससे हमको नहीं मतलब है। अब वो जो प्रत्येक घर में एक एक को सरकारी नौकरी देंगे, इसके लिए अगर योजना नहीं बनेगा कि कितना खर्च होगा, कितना आय होगा, कहाँ कहाँ जाएगा, किस किस विभाग में जाएगा, तो जब तक ये नहीं बनेगा तो क्या सरकारी नौकरी पॉसिबल है। इसलिए राजनीतिक संस्था का जरूरी पड़ता है, राजनीतिक संस्था का जरूरी इसलिए पड़ता है। ठीक है ना, क्लियर हो गया यहाँ तक। ये सब काम के लिए राजनीतिक संस्था का जरूरी पड़ता है। और आगे बढ़िएगा, राजनीतिक संस्था का और नीड क्यों है, राजनीतिक संस्था का और नीड क्यों है, मतलब राजनीतिक संस्था जो और किस किस के, आप तो ऊपर देख लिए, बजट के लिए, योजना बनाने के लिए, नीति बनाने के लिए, कानून बनाने के लिए, नियम बनाने के लिए, सब देखे ना। उसके अलावा राजनीतिक संस्था जो रहता है ये नागरिकों के अधिकार की रक्षा करने का बात करता है। राजनीतिक संस्था नागरिकों के अधिकार, मतलब नागरिक मतलब हम आम लोग का जो अधिकार होगा, हम आम लोग का जो राइट होगा, इसका हनन ना हो, मतलब कोई हमारे अधिकार को छीने नहीं, इसलिए राजनीतिक संस्था को लाया जाता है। और इसके अंतर्गत लोकतंत्र, मानवाधिकार और न्याय सुनिश्चित करने के लिए जो है ये संस्था आवश्यक है। अर्थात लोकतंत्र में सभी व्यक्ति को समान अधिकार, जैसे चुनाव का अभी दौर चल रहा है, बिहार में अभी इलेक्शन चल रहा है, बिहार में इलेक्शन, इसमें जो सभी व्यक्ति को, अब जाइएगा, हम कोई भी जाति से, मान लीजिए हम जुल्हा जाति से हैं, हम यादव जाति से हैं, तो क्या हम यादव जाति से हैं तो हमको क्या कहता है, वोट गिराने के लिए नहीं देगा, या हम भूमिहार जाति से तो हमको वोट गिराने के लिए नहीं देगा। इसीलिए जो है लोकतंत्र में नागरिकों का अधिकार हनन ना हो, चाहे वो यादव से हो, जोल्हा से हो, कोयरी से हो, चमार से हो, धानुक से हो, दुसाद से हो, या किसी भी भूमिहार, ब्राह्मण, कोई भी जाति से हो, ये सब का अधिकार का हनन ना हो, इसके लिए जो है राजनीतिक संस्था का जरूरी पड़ता है। तब आप लोग देखते हैं ना, राजनीतिक संस्था में आगे पढ़िएगा, मानवाधिकार एक आयोग होता है, अनुसूचित जाति के लिए आयोग होता है, पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए पिछड़ा वर्ग के लिए जो है आयोग होता है, अति पिछड़ा वर्ग
के अधिकार के लिए आयोग होता है, सबके लिए अलग अलग आयोग का गठन किया गया है। समझे, ये सब पॉलिटी में राजनीतिक संस्था का जरूरी पड़ता है। और चौथा का बात कीजिएगा, राजनीतिक संस्था का जरूरी पड़ता है विकास और कल्याण के लिए, यानी कि डेवलपमेंट के लिए। अब कोई भी कॉलेज यूनिवर्सिटी चल रहा है, 12th तक है, उसको ग्रेजुएशन तक कैसे बनाया जाएगा, इसके विकास के लिए भी राजनीतिक संस्था का जरूरी पड़ता है, जिसके अंतर्गत समाज का समुचित विकास के लिए योजना, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये सब के संचालन के राजनीतिक संस्था का नीड होता है। एग्जाम्पल में कोई भी आपके गांव में, आपके पंचायत में अगर वहां पर हॉस्पिटल नहीं है, आपके अस्पताल नहीं है, उसको लेकर के आप अनुशंसा कीजिएगा, विधायक से अनुशंसा कीजिएगा, उस सदन में देगा, इसके लिए राजनीतिक संस्था चाहिए ना भाई, चाहिए ना। मतलब सारा बात का सारे 1 मिनट में या 1 सेकेंड में हम आपको बताएं तो कोई भी काम करने के लिए भारत में संविधान के दृष्टिकोण से आपको राजनीतिक संस्था का जरूरी पड़ेगा, इसलिए राजनीतिक संस्था जरूरी है। राज्य होगा तो राजनीतिक संस्था जरूरी है, कोई भी राज्य रहेगा तो राजनीतिक संस्था लगेगा। ये था आपका राजनीतिक संस्था। राजनीतिक संस्था ये सभी काम आपका करता है। अब आगे बढ़िए पॉलिटी में। अब आगे लिखा गया है क्या, व्हाट इज स्टेट, राज्य क्या है, राज्य क्या है। अभी आपने पढ़ करके आया राज्य के लिए क्या क्या चाहिए, तो राज्य के लिए जनसंख्या चाहिए, राज्य के लिए जनसंख्या के बाद क्या चाहिए, क्षेत्र चाहिए, क्षेत्र के बाद क्या चाहिए, संप्रभुता, संप्रभुता के बाद क्या चाहिए, सरकार। ये 4 चीज उसको चाहिए, 4 चीज चाहिए। अब है यहाँ पर राज्य चाहिए, वो तो हम आपको समझा ही दिए हैं कि जनसंख्या क्या होता है, राज्य जनसंख्या, क्षेत्र क्या होता है, संप्रभु क्या होता है, उसी चीज को यहाँ डिस्क्राइब करके लिखा गया। वो तो हम बोले, मौखिक बोले, उसी चीज को यहाँ पर डिटेल्स में आपको लिखा गया है, बताया गया। तो कहा गया है राज्य एक संगठित राजनीतिक संस्था है। राज्य जो है संगठित, मतलब संगठित मतलब एक जगह संगठन में जो है ये राजनीतिक संस्था है, जिसमें एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता होता है। बात वही जो हम आपको ऊपर में बताए, राज्य होने के लिए ये 4 चीज आपको चाहिए। और ये जो 4 आपका चीज था वही में कहा गया है कि ये संस्था जो है समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखने, ये जो 4 आपका संस्था था, 4 चीज जो था, समाज में जो है कानून व्यवस्था बनाए रखने, न्याय देने और विकास की नीति लागू करने का कार्य करती है। आप लोगों ने ऊपर में देखा जब राज्य था तो उस राज्य के अंतर्गत राजनीतिक संस्था था जो कि हमारे लिए विकास, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, अनुशासन, नियम, कानून, ये सब का बात कर रहा था राजनीतिक संस्था। उसी बात को यहाँ पर डिटेल्स में लिखा, उसी बात को यहाँ पर डिटेल्स में लिखा गया है। क्लियर, यहां तक में कोई डाउट नहीं ना है, राज्य के बारे में नहीं ना है। अब राज्य जो था ये देख लिए, राज्य का विशेषता अब हम लोग देखते हैं, राज्य का जो स्टेट का विशेषता, इसके अंतर्गत विशेषता क्या क्या होता है तो वो देखिएगा। तो पहला विशेषता दिया गया है राज्य का क्या, कि राज्य में जो है अस्थायी जनसंख्या और सीमाएं होती है। बिल्कुल सही बात है, हम लोग भारत में रह रहे हैं तो हम लोग को आगे पढ़िएगा नागरिकता मिलता है, नागरिकता मिलता है जिसके आधार पर हम इस देश का अस्थायी नागरिक हो गए, अस्थायी नागरिक हो गए। और हमारे देश का सीमा है, जैसे आप जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी पढ़ते हैं, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक इधर आप लोग पूरा पढ़ते हैं, ये सब जो है हम लोग का सीमा है। इसके बाहर आप देखिएगा भारत का मैप जब बनाइएगा, तो भारत का मैप जब बनाइएगा तो ये चारों तरफ इसका अन्य देश है, लेकिन इसका भी अपना अपना सीमा है, ये भी अपना अपना सीमा है, जिसमें आप लोग ज्योग्राफी में आगे पढ़िएगा कि इसको इस देश से वो अलग करता है, इस देश से वो अलग करता है, उसी सीमा को पढ़िएगा। लेकिन ये सिंपल में समझिए, ये राज्य का जो विशेषता अस्थायी जनसंख्या होना चाहिए और इसका सीमा होना चाहिए। दूसरा विशेषता है कि राज्य का जो कानून है ये सबसे सर्वोच्च होता है, अर्थात कोई भी राज्य होगा ना, कोई भी राज्य, इंक्लूडिंग यहाँ पर मेरा एप्लीकेशन भी, उसका जो सबसे इंपोर्टेंट या सबसे जो सर्वोच्च स्थान प्राप्त रहेगा वो किसको प्राप्त रहेगा, तो वो कानून, सबसे किसको प्राप्त रहेगा, कानून। कानून मतलब इससे बढ़ करके कोई नहीं है, इससे बढ़ करके, नियम कानून से बढ़ करके कोई नहीं, नियम कानून से बढ़ करके कोई नहीं है उस राज्य के लिए। और भारत राज्य का सबसे बड़ा नियम और कानून क्या है, संविधान है। भारत राज्य का सबसे बड़ा नियम और कानून क्या है, संविधान। संविधान से बढ़ करके कुछ नहीं, ठीक है। ये था आपका दूसरा विशेषता। इसके बाद जब आगे बढ़िएगा तो आगे तीसरा विशेषता के बारे में कहा गया है क्या, तीसरा विशेषता के बारे में कहा गया है कि राज्य जो है ये न्याय और सुरक्षा प्रदान करती है।
मतलब हमारा जो भारत देश है, भारत देश हमारे लिए न्याय का प्रावधान करता है ना। आगे इसी पॉलिटी में आप पढ़िएगा, जब आपका लड़ाई झगड़ा होता है तो केस करने जाते हैं ना, तो आपको न्याय मिलता है ना कोर्ट से, या आपका मौलिक अधिकार का हनन होगा, आगे बताएंगे, तो आप जाइएगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब में। तो ये आपका जो राज्य होता है ना, आपके लिए न्याय सोचता है, आपके लिए न्याय सोचता है, आपको न्याय मिले और आपका सुरक्षा कैसे हो। आज देखते हैं पुलिस प्रशासन, थाना वगैरह रहता है, क्यों रहता है? सुरक्षा के लिए रहता है, सुरक्षा। हम आपको एक शब्द पे आप लोग ज्यादातर गौर कीजिएगा कि पॉलिटी में हम क्या पढ़ते हैं, तो पॉलिटी में हम अपना अधिकार पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? हम अपना अधिकार। तो जब आप पॉलिटी को पढ़िएगा ना, ये नहीं है कि आप केवल परीक्षा पास करने के लिए इसको पढ़ रहे हैं, इससे आपका माइंड डेवलप होगा, आप अपने अधिकार को, आप अपने राइट को जानिएगा, आप किसी से सवाल जवाब कर सकते हैं। अब यहाँ पर लिखा है कि राज्य जो है ये हमारे लिए न्याय और सुरक्षा का प्रदान करता है, और राज्य के अंतर्गत ही ना पूरा पुलिसिया सिस्टम आएगा। पूरा पुलिस जो आता है, कोई भी थाना, किसके अंतर्गत आएगा? राज्य के अंतर्गत। और राज्य क्या कर रहा है? मेरे लिए सुरक्षा दे रहा है। जब राज्य मेरे लिए सुरक्षा दे रहा है तो पुलिस तो स्वतः सुरक्षा देगा, क्योंकि पुलिस राज्य के अंतर्गत आता है। तो आप पुलिस से डरने की चीज नहीं है, आप उससे सवाल जवाब कर सकते हैं। पुलिस का मतलब गांव घर में भय पैदा हो गया है, पुलिस का मतलब, लेकिन भय नहीं, वो आपके लिए सुरक्षा के लिए, वो आपका अगर सुरक्षा का हनन हो रहा है तो आप उससे सवाल कीजिए, आप उससे जवाब मांगिए, वो देगा, उसका वो अधिकार है, देगा। एक केस कर दीजिएगा तो उसका सारा हेकरी निकल जाएगा। ये आपका अधिकार है, क्योंकि वो आपको सुरक्षा दे रहा है। संविधान में ये चीज को लिखा गया है, संविधान में। आप भी कल को डेट में पुलिस बनिएगा ना, तो आपका अधिकार रहेगा लोगों की, आम लोगों की सुरक्षा करना, ना कि उसको अपना गुलाम बनाना। ये पॉलिटी में लिखा गया है, ठीक है ना। ये चीज के बारे में हम बोल रहे हैं कि आप अपना अधिकार को जानिए, इसमें पढ़िएगा। इसके बाद चौथा विशेषता राज्य का है कि राज्य जो है वो कर वसूली, टैक्स, कर मतलब टैक्स, टैक्स वसूली, पुलिस और सेना का जो है संचालन करता है। जानते जीएसटी आप लोग भरते हैं ना, जीएसटी भरते हैं, कहीं भी आप व्यापार वगैरह कुछ भी करते हैं तो उसके लिए टैक्स आपको राज्य को चुकता करना पड़ता है ना। नगर पंचायत या नगर परिषद में अगर आप लोग आते होंगे, नहीं आते हैं तो सुन लीजिए, उसमें देखिएगा होल्डिंग टैक्स, हाउस टैक्स, सब अलग अलग प्रकार का टैक्स लगता है। ये सब आप राज्य को पे करते हैं। ये राज्य टैक्स, ये राज्य जो है आपका टैक्स लगाता है, कर वसूली ये सब कर सकता है, वो उसके पास अधिकार है। इसके बाद पुलिस और सेना का संचालन, जानते हैं ना, बिहार में देखिएगा, बिहार पुलिस का संचालन बिहार सरकार करता है। राज्य के अंतर्गत, देश के अंतर्गत, पूरा भारत के अंतर्गत देखिएगा सेना, जिसमें बीएसएफ, एसएसबी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, इस सब का संचालन भारत आपका करता है ना। ये सब का संचालन आपका राज्य कर सकता है, उसके पास ये जो है विशेषता है, उसके पास ये विशेषता है। विशेषता है, क्या कमेंट है हो? प्रीतम सर कल रोहतास में इलेक्शन है, क्लास लगेगा? हाँ बिल्कुल क्लास लगेगा, बिल्कुल क्लास लगेगा, होगा क्लास। तो ये सब काम जो है, ये सब काम जो है आपको करता है राज्य, करता है, उसके पास अधिकार है। पांचवा विशेषता राज्य का क्या है? राज्य का विशेषता है, राज्य जो है आंतरिक और बाह्य मामला में, आंतरिक और बाह्य मामला में, आंतरिक मतलब अंदर, आंतरिक मतलब अंदर, बाह्य मतलब बाहर, बाह्य मतलब बाहर। अब राज्य के संदर्भ में हम यहां पर रख देते हैं किसको? भारत को। अब भारत का एक बना लेते हैं मैप, ये बन गया भारत का मैप, ये है आपका भारत। आंतरिक बोल रहा है, आंतरिक यहां पर मतलब बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, ये हो गया आपका आंतरिक। बाह्य, बाह्य मतलब हो गया आपका, यहां पर हो गया आपका चीन, पाकिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, 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 बांग्लादेश, बांग्लादेश, ये सब क्या हो गया आपका बाह्य। तो वही बोल रहा है कि राज्य जो है वो आंतरिक और बाह्य मामला में जो है निर्णय लेने में स्वतंत्र रहता है। मतलब ये भारत जो अब निर्णय लेगा, क्या महाराष्ट्र के दबाव में, उत्तर प्रदेश के दबाव में, बिहार के दबाव में लेगा? नहीं। क्या ये जो निर्णय लेगा ये पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, श्रीलंका के दबाव में लेगा? नहीं। इसी का मतलब आपको बताए थे, चौथा एलिमेंट क्या था? संप्रभुता, संप्रभुता।
मतलब क्या है कि वो आंतरिक और बाह्य मामला के संदर्भ में जो है निर्णय लेने में स्वतंत्र, निर्णय लेने में स्वतंत्र, उस पर किसी का दबाव नहीं है, किसी का प्रेशर नहीं। ये राज्य का था विशेषता। समझे यहाँ तक शब्द? कोई भी दिक्कत नहीं है। जिस भी शब्द में आपको दिक्कत आएगा आप बिल्कुल बेहिचक आप हमसे पूछिएगा, बेहिचक आप हमसे पूछिएगा। अब आगे चलिएगा तो आगे वही चीज आपको जो है एलिमेंट ऑफ स्टेट के बारे में दर्शा दिया गया, जो चार चीज हम आपको बताए थे, चार चीज हम आपको बताए थे, और एक एक करके जो है यहाँ पर लिख दिया है क्या, भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता, संप्रभुता। और इसके बारे में जो आगे आपका लिखा है भूभाग क्या होता है, तो भूभाग आपको अगर एक बार और समझ लीजिए, भूभाग को एक बार और समझ लीजिए, ऊपर तो हम बता दिए भूभाग क्या होता है, एक बार और समझ लीजिए। देखिए भूभाग, भूभाग के बारे में लिखा है भौगोलिक प्रदेश होना चाहिए जिस पर उस राज्य, कोई भी भौगोलिक प्रदेश होना चाहिए जिस पर उस राज्य की सरकार अपनी राजनीतिक क्रियाओं को करे। उदाहरण के लिए भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल जो है ये भारत का क्या है, राज्य का भौगोलिक आधार या भूभाग है। मतलब भारत का जितना भी क्षेत्र है ये भारत के लिए क्या है, उसका भूभाग है। भारत के लिए क्या है, भूभाग। ये राज्य के लिए होना चाहिए। दूसरा जनसंख्या, तो वही पॉपुलेशन होना चाहिए, पॉपुलेशन होना चाहिए। तीसरा आगे जो हम बताए थे आपको क्या, इसके बाद बताए थे सरकार, मतलब फैसला, जो सरकार आपको संचालन करने के लिए जो आपका सरकार होना चाहिए ये जो है आपका राज्य के अंतर्गत होना चाहिए, राज्य के अंतर्गत होना चाहिए। चौथा आपको क्या है, संप्रभुता या प्रभुसत्ता, मतलब फैसला लेने के लिए ना ही आंतरिक और बाह्य तौर पर ये किसी के दबाव में, किसी के प्रेशर में नहीं होना। वही चीज यहाँ पे डिटेल्स में लिखा गया। ये था आपका चार एलिमेंट। अब आगे जो आपको पढ़ना है शासन के अंग, लेकिन इसको पढ़ने से पहले अब आप लोग से हम करते हैं एक सवाल, एक करते हैं सवाल। इतना चीज तो हम बताए हैं भाई, इतना चीज तो हम बताए हैं। राज्य होने के लिए क्या तत्व, आप लोग बताइए। चार तत्व। चार तत्व में क्या क्या, पहला राज्य होने के लिए पहला तत्व क्या, पहला क्या होना चाहिए, हाँ क्या होना चाहिए पहला, जनसंख्या, जनसंख्या। दूसरा क्षेत्र, तीसरा बताइए क्या होना, सरकार। चौथा संप्रभुता। बहुत अच्छा, ये आपको याद है संप्रभुता, ये संप्रभु है, समझ लीजिएगा, ठीक। ये चार चीज होना चाहिए। जनसंख्या का मतलब क्या हुआ, जो पॉपुलेशन है, हम लोग जो है, ठीक है, समझिए। क्षेत्र के लिए क्या हम आपको बताए थे, एरिया, क्षेत्र के लिए एरिया। सरकार के लिए प्रशासन, शासन चलाने के लिए सरकार होना चाहिए। संप्रभुता के लिए स्वतंत्र, मतलब इसको और एक्सप्लेनेशन करें तो मतलब कैसे, मतलब संप्रभु मतलब स्वतंत्र होना चाहिए। कैसे स्वतंत्र होना चाहिए, एक शब्द बोले थे आंतरिक, क्या बोले थे वो बताइए। आंतरिक और बाह्य, बाह्य के मामलों में जो है किसी के दबाव में काम नहीं करे, ये स्वतंत्र हो, ये संप्रभुता में था, ठीक है। अब बात आता है, भारत हम लोग का गुलाम था, भारत हम लोग का गुलाम था। भारत गुलाम था, किसका गुलाम था, ब्रिटिश का गुलाम था, ब्रिटिश का गुलाम था। कब तक ये गुलाम रहा है, 1947 तक। मतलब भारत जो आजाद हुआ, हम आजादी कब कह सकते, कब हुआ है, 1947 में भारत आजाद हुआ, आजाद हुआ 1947 में भारत हमारा आजाद हुआ, ठीक है, ठीक। 1947 से पहले जो आपका भारत था वो क्या था, वो भारत जो वो किस क्या था, गुलाम था, गुलाम था। ये चीज को आप समझ रहे हैं ना, अच्छा से समझ रहे हैं। अब 1947 से पहले हम लोग चल जाते हैं कहां, तो 1947 से पहले हम यहां पर लिख दिए 1940 एग्जाम्पल। माना कि नहीं तो 1940 ही क्यों लिखे, यहां पर ये भी हम लिख देते हैं 1947 से पहले। 1947 से क्या लिख दिए हैं, पहले, पहले, पहले में। अब 1947 से पहले 1946 भी हो सकता है, 1945, 44, 43 या 1880, 1700, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक। 1947 से पहले एक डेट मान लीजिए, कोई भी, आप ही बताइए 1947 से पहले कोई भी एक डेट बताइए, क्या मान ले, 1945 आप बोले, 1945 मान लिए, ठीक है। अब एक क्वेश्चन हम आपसे करेंगे,
1945 में क्या भारत राज्य था या नहीं था? और जब भी भारत राज्य होगा तो राज्य होने के लिए क्या एलिमेंट चाहिए? 4 गो एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है, 4 गो एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। और 1945 में भारत राज्य था या नहीं था, ये हम आपसे क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। तो आप लोग का जवाब क्या आएगा? आप बोले राज्य था, राज्य था, तो बताइए राज्य होने के लिए आप बोले 1945 में ये राज्य था, तो पहला एलिमेंट क्या? जनसंख्या, ठीक है, मान लिए जनसंख्या उस समय भी था। गांधी जी जो थे, भगत सिंह जो थे, ये सब क्या थे? जनसंख्यन थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सब जनसंख्या थे, ठीक। दूसरा एलिमेंट क्या? क्षेत्र। क्या 1947 से पहले आपका क्षेत्र था? 1947 से पहले क्षेत्र था? बिल्कुल क्षेत्र था, तब तो गांधी जी यार रह रहे थे, ठीक। तीसरा क्या होना चाहिए? सरकार। सरकार था, सरकार था, सरकार ब्रिटिश था, ब्रिटिश था सरकार 1945। अब बताइएगा 1945 में भारत के नजरिए से क्या 1945 में भारत जो देश था वो संप्रभु था? कौन है? सूरज है। भारत जो है 1945 ईस्वी में, 1945 ईस्वी में ये संप्रभु था, संप्रभुता था, संप्रभुता था? नहीं था। तो हम इसको कैसे बोल दिए कि 1945 में भारत राज्य था? देखिए अब 1947 में देश आपका आजाद हुआ है, लेकिन 1945 से पहले हम भारत को स्टेट राज्य का दर्जा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जनसंख्या था, जनसंख्या था, जनसंख्या था, क्षेत्र भी था, सरकार भी था, लेकिन संप्रभु नहीं था, क्योंकि भारत 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 में जो फैसला लिया जाता था क्या आंतरिक और बाह्य मामला में स्वतंत्र था? ना 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 ना। इसके लिए फैसला कौन लेता था? यूरोप लेता था, ब्रिटिश लेता था, ब्रिटेन लेता था। क्या भारत अपना फैसला भारत लेता था? नहीं। तो क्या हम इस बात को कह सकते हैं कि भारत 1947 से पहले राज्य के अंतर्गत नहीं आएगा? राज्य वो नहीं था। 3 एलिमेंट तो था, लेकिन चौथा आपका संप्रभु नहीं। समझे बाबू? यही था आपका संप्रभुता का मतलब, और राज्य कहते हैं या नहीं कहते हैं इसका मतलब, इसका मतलब। क्या कमेंट आया है? कल रोहतास में वही बात तो है हो। अच्छा चलिए, तो क्लियर है, ये बात समझ गए हैं। आगे एकदम धीरे से लेकर के चलते हैं, आराम से हम आपको समझा समझा करके जो है पूरा खत्म करेंगे पॉलिटिक्स। आगे आपका है शासन का अंग। अब जो आप लोग ऊपर में जो पढ़ रहे थे राजनीतिक व्यवस्था को, राजनीतिक व्यवस्था को पढ़ रहे थे, तो उसमें आप इस चीज को देखे कि राजनीति व्यवस्था के अंतर्गत जो है नियम बनता था, नियम बनता था, ये बात का चर्चा है ना। कानून बनता था ना, कानून, नीति बनता था ना, नीति बनता था, ठीक है। उसके बाद हमारा अधिकार का रक्षा होता था, होता था ना अधिकार का रक्षा। हमको न्यायिक प्रणाली में न्याय मिलता था, हमको न्याय मिलता था, न्याय मिलता था। राजनीतिक व्यवस्था में न्याय मिलता था ना, मतलब अगर हमारे साथ कोई मारपीट किया, हम केस करने गए तो न्याय मिलता था ना। अब जो आप केस करने के लिए गए, जो पुलिस प्रशासन राजनीतिक व्यवस्था में था ना, मतलब कानून बन रहा है, नियम बन रहा है। जब नियम कानून बन गया है तो पुलिस प्रशासन जो है सही और सुचारू रूप से यहाँ पर जो है सब शासन प्रशासन कर रहा है ना, शासन प्रशासन कर रहा है। नियम बना तो नियम के हिसाब से ही ना कानून वहां पर शासन चलेगा। नियम नहीं बनेगा तो शासन चलेगा? नहीं चलेगा। नियम बन गया, शासन चल रहा है। अब जो शासन चल रहा है उसमें कोई भी विवाद उत्पन्न हो गया, किसी का लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई भी वाद विवाद आ गया, कोई भी वाद विवाद आ गया, इसको लेकर के हम लोग को न्याय मिल रहा था, राजनीतिक प्रणाली में मिल रहा था ना। अब वही पढ़ेंगे कि नियम जो बन रहा था, नियम कौन बना रहा था? भाई नियम बन रहा है तो नियम ऊपर से तो नहीं चलाएगा, क्योंकि हम लोग राज्य के अंतर्गत पढ़ रहे हैं कि भारत संप्रभु है, फैसला लेने में ये आंतरिक और बाह्य मामला में स्वतंत्र है, तो बाहरी देश तो नियम बनाएगा नहीं। नियम कौन बनाएगा? भारत के अंदर का ही लोग बनाएगा, भारत के अंदर का संस्था ही बनाएगा। उस संस्था का नाम राजनीतिक संस्था था,
राजनीतिक संस्था था, राजनीतिक संस्था में कोई भी हो सकता है। तो अब देखिए नियम कौन बनाता था, नियम जब बन जाता था तो शासन कैसे चलता था, शासन जो चलता था उसके बाद उसका पालन कैसे होता था, और पालन होने के बाद जो है उसमें जो विवाद उत्पन्न होता था, न्याय कैसे मिलता था, उस चीज को आप समझिएगा। उसी चीज में यहां पर दिया गया है शासन का अंग। अब शासन के अंग में आपको अगर हम समझाएं तो 3 अंग आता है। शासन के अंग में कितने अंग आता है? 3 अंग। टोटल कितना अंग? 3 अंग। 3 अंग। और ये 3 अंग में जो सबसे पहला आएगा, वो सबसे पहला आएगा आपका क्या? विधायिका। क्या? विधायिका। और विधायिका के बारे में एक लाइन में यहां पर दर्शाया गया है क्या? कानून बनाने वाली संस्था। अर्थात कानून बनाने वाली संस्था को क्या कहते हैं? विधायिका कहते हैं। क्या कहते हैं? विधायिका कहते हैं। और इंग्लिश में इसको कहते हैं लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर। दूसरा आपका यहां पर नाम आता है कार्यपालिका। कार्यपालिका को इंग्लिश में कहते हैं एग्जीक्यूटिव। क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटिव। और कार्यपालिका का मतलब हिंदी में अगर समझिएगा तो शॉर्ट में लिखा गया है कानून के अनुसार शासन चलाने वाली संस्था। कानून के अनुसार शासन चलाने वाली संस्था। और तीसरा शब्द है आपका न्यायपालिका। इंग्लिश में कहते हैं जुडिशियरी। क्या कहते हैं? जुडिशियरी। और न्यायपालिका का मतलब हो गया कानून के अनुसार विवादों का समाधान करने वाली संस्था। अब इस चीज को अगर हम आपको समझाएं तो एक लाइन में समझिएगा। राजनीतिक संस्था था, उसी के अंतर्गत उसका 3 अंग आया। 3 अंग आया। और 3 अंग जो था आपका गवर्नमेंट का, सरकार का जो 3 अंग है, 3 अंग में सबसे पहले कौन है? विधायक। विधायिका मतलब क्या हुआ? कानून का निर्माण करने वाली संस्था। क्या? कानून का। कानून का जो जो संस्था निर्माण करता है उसको हम क्या कहेंगे? विधायिका कहेंगे। क्या कहेंगे? विधायक। चाहे अब जो हो, जो कानून का निर्माण करेगी उसको हम विधायिका करेंगे। और आप आगे पढ़िएगा, कानून का निर्माण जो है आपका करने वाली जो सबसे बड़ी संस्था है ना, वो है एकमात्र संसद। कौन है? संसद। ये सबसे बड़ी संस्था है जो कानून का निर्माण करती है। उसके बाद दूसरा अंग किसका चर्चा किया गया है? कार्यपालिका का। कार्यपालिका का मतलब ये हुआ कि विधायिका के द्वारा बनाया गया कानून, विधायिका के द्वारा बनाया गया जो कानून है उसका जो पालन करवाती है, उसका जो पालन करवाती है उसे ही हम क्या कहते हैं? कार्यपालिका। अर्थात संसद कोई कानून बना दिया कि भारत, पूरे भारत में दारू बंद, दारू बंद। इसका पालन जो अब दारू बंद करवाने का जो ये ऐलान विधायिका कर दिया, क्या ये विधायिका आएगा उसको पालन करवाने के लिए? नहीं, विधायिका नहीं आएगा। विधायिका की जगह कौन आएगा? कार्यपालिका। और कार्यपालिका के अंतर्गत आप पढ़िएगा जितना भी आप देखते हैं प्रधानमंत्री, उसके बाद आप राष्ट्रपति भी इसमें आता है। राष्ट्रपति इसमें विधायिका में भी आएगा, इसमें भी आएगा। इसके बाद पुलिस, डीएम, एसपी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, जितना अधिकारी होता है, जो भी अधिकारी होता है सरकारी नौकरी वाला, एक होता है आपका गैर सरकारी। इसमें विधायिका कार्यपालिका के अंतर्गत आगे आप पढ़िएगा, विधायिका कार्यपालिका के अंतर्गत आपका 2 आता है। एक आता है आपका अस्थाई कार्यपालिका, एक आता है आपका अस्थाई कार्यपालिका। अस्थाई कार्यपालिका में आप पढ़िएगा किसके बारे में? सरकारी नौकरी वाले के बारे में। और अस्थाई में पढ़िएगा मंत्री संतरी के बारे में। मंत्री संतरी भी कार्यपालिका में आता है, वो भी जो है पालन करवाता है, वो भी पालन करवाता है। उसके बाद जब विधायिका कानून बना दिया, उसका पालन कौन करवाया? कार्यपालिका करवाया। और बोल दिया विधायिका दारू बंद, ये बंद करवाने लगा, कोई आदमी पकड़ा गया, हम पकड़ा गए। अब इस पर हम पकड़ा गए तो हमको जो सजा मिलेगा क्या ये कार्यपालिका देगा? क्या ये विधायिका देगा? नहीं। अब जो इसमें जो सजा देगा वो कौन देगा? न्यायपालिका देगा। यही तो भारत के लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत व्यवस्था है। सबसे खूबसूरत व्यवस्था यही तो है, सबसे खूबसूरत व्यवस्था यही तो है जो भारत के लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। क्यों मजबूत बनाता है? कानून कोई और बना रहा है, पालन कोई और कर रहा है, करवा रहा है, और न्याय कोई और दे रहा है, न्याय कोई और दे रहा है।
ठीक है, ये था आपका शासन का 3 अंग। अब आगे हम लोग को देखना है विधायिका के बारे में डिटेल्स में कि विधायिका के अंतर्गत कौन आता है कौन नहीं आता है, इसको देखेंगे हम अगले क्लास में। और आपको लग रहा है कि यहाँ तक में कोई भी डाउट तो आप हमसे पूछिए। कोई भी शब्द राज्य का मतलब बता दिए। उसके बाद राज्य में राजनीतिक संस्था होता है, राजनीतिक संस्था नियम बनाता है, कानून बनाता है, नीति बनाता है, और उसी के अंतर्गत आपका 3 अंग आपको बताएं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अब इसके आगे देखेंगे कल के क्लास में। तो कल मिलिए फिर 10:30 बजे, 1-1 घंटा का डेली लेक्चर चलेगा। इस तरह से पॉलिटी हम शुरुआत करेंगे। अभी आपका बेसिक ये इंट्रोडक्शन क्लास है, और हम तो लगा दिए थे शेड्यूल आपका संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, लेकिन उसको अब चेंज करके लिख देंगे भारतीय राज्य व्यवस्था एक परिचय। कल भी आपका जो है परिचय पर ही चर्चा करेंगे, और जब हम लोग ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाएंगे तो हम आपको समझाएंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या होता है। ठीक है ना, तो आज का क्लास यहीं ड्रॉप करते हैं, तो मिलते हैं कल। अभी से लेकर के आपका 7 दिन तक डेमो है, डेमो देख सकते हैं, उसके बाद आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।